प्रताप वर्मा एक वैज्ञानिक था जो रसूलपुर गांव में रहता था और रोबोट तैयार करता था। उसने गांव की पहाड़ी के पीछे अपने घर में ही एक प्रयोगशाला बनाई थी। उसने 3 रोबोट तैयार कर लिए थे जो कि अच्छे काम करने के लिए बनाए गए थे। वर्मा उन रोबोटों को देखकर बड़ा खुश था। जैसा सोचा था मैंने इन 3 रोबोट को पूरा कर लिया है, अब मुझे इनका परीक्षण करना होगा। वो इसकी योजना बनाने में व्यस्त था कि तभी राजू, उसका लैब तकनीशियन वहां आया। हेलो सर, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हैं सर। हाँ राजू, मैंने इन 3 रोबोट को पूरा कर लिया है और अब मुझे इनका परीक्षण करना है। तुम सही समय पर आए हो आज। दोनों ने तीनों रोबोटों को बाहर निकाला। फिर राजू ने एक जगह पर आग लगाई और एक फायर सिलेंडर वहां छोड़कर वापस आ गया। आग देखते ही रोबोट ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर लिया और उसकी मदद से आग बुझा दी। प्रताप वर्मा को रोबोट का ये काम देखकर खुशी और सफलता का एहसास हुआ। फिर प्रताप वर्मा ने अपना पर्स अपनी लैब के बाहर एक पत्थर पर छोड़ दिया। जैसे ही राजू वो पर्स उठाकर भागने लगा, दूसरे रोबोट ने उसे पकड़ लिया और राजू को पीटने लगा। तीसरे रोबोट के परीक्षण के लिए राजू ने इधर उधर कूड़ा फैला दिया और तीसरे रोबोट ने मिनटों में वो कचरा साफ कर डाला। इस सफल परीक्षण के बाद प्रताप वर्मा और राजू ने रोबोटों को वापस प्रयोगशाला में रख दिया। धन्यवाद राजू, लैब का ध्यान रखना। मैं शहर के लिए निकल रहा हूँ। गांव में इन रोबोट्स के इस्तेमाल की अनुमति लेनी है। प्रताप वर्मा वहाँ से निकल गया और राजू लैब में आराम करने लगा। तभी प्रताप वर्मा का बुरा चाहने वाला कर्ण नाम का आदमी उस प्रयोगशाला में आ पहुंचा। वो राजू से बात करने लगा और उसने राजू से प्रयोगशाला के दरवाजे खोलने को कहा। उसने प्रयोगशाला में 3 रोबोट को देखकर राजू को धोखे से बेहोश कर दिया। वर्मा, रोबोट बनाने के लिए मेरे अलावा और किसी को प्रसिद्धि नहीं मिलनी चाहिए। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखना तेरे इन रोबोट्स का मैं क्या हाल करता हूँ। कर्ण ने ये सोचते हुए उन 3 रोबोट्स के चिप्स बदल दिए और तीनों रोबोट अब आपस में लड़ने लगे, जिससे पूरी प्रयोगशाला में खलबली मच गई। कर्ण जोर जोर से हंसता हुआ बाहर निकल गया। जब राजू को होश आया तो उसने 3 रोबोट्स को लड़ते हुए पाया। उसने तुरंत वर्मा को फोन किया और राजू की बात सुनकर वर्मा शहर का दौरा बीच में ही छोड़कर तुरंत अपनी प्रयोगशाला में लौट आया। रोबोटों को आपस में बेरहमी से लड़ते देख वो हैरान रह गया। उसकी प्रयोगशाला पूरी तरह तहस नहस हो गई थी। राजू ने वर्मा को कर्ण के वहां आने के बारे में बताया। अब अगर चिप्स को बदलना था तो पहले रोबोटों को नियंत्रित करके बंद करने की आवश्यकता थी, मगर कैसे? फिर भी वर्मा चिप बदलने के लिए रोबोट के पास गया, लेकिन रोबोट ने उसे दूर पटक दिया और वर्मा को गंभीर चोटें आईं। जमीन पर गिरे वर्मा को कुछ दूरी पर एक रोशनी दिखाई दी। फिर उसे याद आया कि किसी संकट की स्थिति में रोबोटों को नियंत्रित करने के लिए उसने एक रिमोट तैयार किया था। ये उस रिमोट की ही रोशनी थी। उसने लपक कर वो रिमोट उठा लिया और रोबोट्स की सेटिंग को पहले की तरह सही करके उन तीनों रोबोटों को उस रिमोट से नियंत्रित कर लिया। उन्होंने आपस में लड़ना बंद कर दिया। फिर उसने तुरंत उनकी सही चिप्स लगा दी और रोबोटों को ठीक कर दिया। रोबोटों के सामान्य हो जाने के बाद वर्मा ने वो रिमोट एक गुप्त तिजोरी में रख दिया। फिर जल्द ही उसने सरकार से अनुमति ले ली और गांव उनमें रोबोटों का उपयोग करने लगा। अब तीनों रोबोट गांव में घूमते और सभी की रक्षा करते। अब उस गांव में कोई आग की दुर्घटना, चोरी या कचरा फैला हुआ नहीं दिखता था। गांव के लोगों ने प्रताप वर्मा को धन्यवाद दिया और आभार व्यक्त किया और वर्मा को अपने आविष्कारों से बहुत प्रसिद्धि भी मिली। वर्मा ने अपना काम जारी रखा और ऐसे और भी कई रोबोट्स बनाकर आम जनता की मदद की। रामलाल एक लालची पंडित था और वो कोंडापुर में रहता था। वो हमेशा लोगों को बेकार की बातें बताकर उनके अंधविश्वास को बढ़ावा देता रहता था। वो लोगों को पूजा पाठ करने के लिए अलग अलग तरह का सामान लाने को कहता और फिर उन्हें अपने घर में ही उपयोग कर लिया करता था। इसके अलावा वो उनसे से ज्यादा पैसे वसूल करने की ताक में भी रहता था। एक दिन मैं खुद की सबकी कुंडली देखकर उनके बारे में बताता हूँ और ऐसा लगता है
कि मेरी कुंडली ही अच्छी नहीं। पिछले 1 महीने से कोई पूजा करने के लिए आया ही नहीं। वो चिंता में था कि तभी उस गांव के जमींदार के यहाँ से एक आदमी आया। पंडित जी, हमारे जमींदार ने मुझे तुम्हें अपने साथ लाने को कहा। उस व्यक्ति की बात सुनकर पंडित को लगा जैसे उसे उसका जीवन और आशा वापस मिल गई हो। वो एकदम खुश हो गया और उसने फटाफट जाने की तैयारी भी कर ली। उसने सोचा कि आज उसे कई वस्तुएं और धन मिलने वाला है। आप जैसे पराक्रमी व्यक्ति ने मुझे व्यर्थ नहीं बुलाया होगा। मुझे बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप मेरी बेटी चंदना को तो जानते होंगे। मैं आपकी बेटी के बारे में कैसे नहीं जानूंगा। वो तो बड़ी ही सुशील और सुंदर है। उसे क्या कुछ समस्या आ गई है? उसका रिश्ता कहीं तय नहीं हो पा रहा है। अगर कोई अच्छा रिश्ता मिलता भी है तो उसकी कुंडली मेल नहीं खाती। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप उसकी कुंडली देखें और अगर हो सके तो उसके दोष के लिए पूजा करें। निश्चित रूप से। पंडित 1-2 घंटे के लिए चंदना की कुंडली की जांच करता ही रहा और मन ही मन ख्याली पुलाव बनाने लगा। इस कुंडली में तो कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मुझे कुछ कमी तो बतानी ही है ताकि मैं यहाँ रुक सकूं। फिर मुझे जो कुछ भी चाहिए मैं वो इनसे मांग सकता हूँ और मजे ले सकता हूँ। हो सके तो अपने परिवार को भी इनके घर ही ले आऊंगा। महोदय, इनकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ है। इससे मुक्ति पाने के लिए हमें चंद्रमा की पूजा करनी होगी। इसका इंतजाम करना होगा आपको। बस फिर सब ठीक हो जाएगा। वो क्या होता है पंडित जी? चांद की पूजा। ये कोई कैसे कर सकेगा? हाँ, इसमें कन्या को 9 दिनों तक घर में सभी देवताओं की पूजा करनी होगी। 10वें दिन हम चांद को चुराएंगे और उसे चांद के सामने बैठकर पूजा करने को कहेंगे। यदि वो चंद्रमा की पूजा करती है तो दूर हो जाएगा। क्या चांद की चोरी? ये कैसे संभव है? अगर आप अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हो तो चंद्रमा का चोरी होना जरूरी है और उसकी पूजा भी। बाकी आपकी इच्छा। ऐसी सलाह देकर पंडित तो वहाँ से चला गया। उधर जमींदार ने चांद चोरी करके लाने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। इस काम के लिए कोई आगे नहीं आया, लेकिन फिर महर्षि नाम का एक आदमी जो कि एक चोर था। जमींदार जी, मैं चोर हूँ, मैं तो कुछ भी चुरा सकता हूँ। आप 10 लाख रुपए लेकर तैयार रहो, लेकिन मुझे चांद को किस दिन चुराना है बस ये बता दो। पंडित जी, कृपया इसे उत्तर दीजिए। ए चोर सुन, आज से मैं कन्या को देवताओं की पूजा करवाऊंगा। ठीक 10वें दिन को रात के 11 बजे से मध्य रात्रि के 1 बजे तक चंद्रमा चुराकर कन्या के सामने ले आना और फिर पूजा पूरी होने के बाद चंद्रमा को छोड़ना भी होगा। ठीक है, आप अपनी पूजा शुरू करो। अब मुझे अपनी योजना बनानी है। तुम्हें सबसे पहले चांद को चुराना है, ये याद रखना। हाँ जमींदार जी, हाँ। महर्षि वहाँ से चला गया। पंडित ने चंदना को देवताओं के सामने बिठाया और 9 दिनों तक पूजा करवाता रहा। आज 10वां दिन था। महर्षि चोर हवा से भरा एक बड़ा सफेद गुब्बारा लेकर आया। उसने उस गुब्बारे को एक पतले धागे से एक ऊंचे पेड़ से बांध दिया। उस दिन आसमान में चंद्र ग्रहण था। ग्रहण को ध्यान में रखकर ही चोर ने इसकी योजना बनाई थी। महर्षि एक लंबी रस्सी लेकर जमींदार के घर पहुंच गया। तभी गांव में अचानक बिजली चली गई और अंधेरा हो गया। उसी समय गुब्बारा चांद दूर से चमकता हुआ दिखाई दिया। उन सभी ने समझा कि वो असली चांद है और हाथ जोड़कर उसे नमन करने लगे। यही सही समय है। तुम तैयार हो चांद को चुराने के लिए या नहीं? जल्दी करो। आज चांद जमीन के बहुत करीब है दामोदर जी। मुझे पेड़ पर चढ़कर उसे उतारना होगा, इसीलिए मैं सारे इंतजाम के साथ ही यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, कहीं से भी लाओ, लेकिन जल्दी से उतार लाओ, इस कभी वक्त ना गुजर जाए, समझे? महर्षि पेड़ के पास गया और तेजी से उसके ऊपर चढ़ गया। फिर उसने रस्सी को फेंककर उस गुब्बारे वाले चांद को फंसा लिया और उतारकर सबके सामने ले आया। वो असली चांद है, ये समझकर सभी चांद को हाथ जोड़कर नमस्कार करने लग गए। अरे चोर, देर मत कर, बुरा समय निकट है। फिर उन्होंने चंदना को अपनी पूजा पूरी करने को कहा
और पूजा पूरी होने के बाद उसने गुब्बारा चांद को आसमान में छोड़ दिया। जैसे कि जमींदार ने महर्षि को वादा किया था, उसने चोर को 10 लाख रुपए इनाम की राशि दे दी। महर्षि तुरंत वो पैसे लेकर पंडित के घर गया और दोनों ने वो पैसे आपस में बांट लिए। जब पंडित ऐसा चालाक हो तो चंद्रमा ही क्यों, सभी ग्रह चुराए जा सकते हैं ब्रह्मांड के। फिर पंडित और महर्षि दोनों अपनी चालाकी पर हंसने लगे। इस तरह अंधविश्वास ने दामोदर जमींदार को उल्लू बना दिया।